अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रा के बारे में है। हमने कल लास्ट थ्योरी ऑफ अल्फा डिकेज समझा था, हमें पता चला कि अल्फा टनलिंग इफेक्ट जो था वो सारा हमने कल समझा। तो आज हम देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल अमिट होते हैं उनकी एनर्जी के बारे में, वो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी क्या वजह है। फिर हम देखेंगे कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल और गाइगर लॉ का आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरीके से ये आपस में रिलेट होते हैं। रेंज पहले समझेंगे, फिर उसको उसके साथ रिलेट करेंगे लॉ के साथ। तो जनाब शुरू करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रा पहले क्या था? पहले तो यही समझा जाता था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल मिट होंगे और उनकी एनर्जी फिक्स होगी। ठीक होगी बात। मगर वक्त के साथ साथ जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर्स आ गए, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर्स आ गए, तो पता चला कि भाई जो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है तो वो आपके पास मुख्तलिफ तरह की एनर्जी लेके आता है। यानी हमने एक्यूरेटली उसकी एनर्जी जब मैयर की तो वही बात हमें पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम होगा उसमें अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जीज कैरी करेगा। यानी एक स्पेक्ट्रम में कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ होती है ना, तो कलेक्शन ऑफ मुख्तलिफ एनर्जी आ जाएंगी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आ जाएंगे आपके पास, जिसे हमने E1 E2 E3 से जाहिर कर दिया। और हर एक की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। यानी कि जितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अब उनमें से सारे ये नहीं है कि इवनली आ रहे हो, कि सारी इंटेंसिटीज वाले E1 के भी एक जितने हैं, E2 के भी एक जितने हैं, E3 के भी एक जितने हैं, ऐसे नहीं है। हो सकता है E1 के बहुत ज्यादा हो, E2 के बहुत थोड़े हो, तो इंटेंसिटी भी सबकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, ये जो स्पेक्ट्रम है, इससे हम किससे रिलेट करेंगे? इससे हम रिलेट करेंगे जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस आता है उसकी एक्साइटेड स्टेट के साथ। कैसे? अभी हम समझते हैं इस बात को। तो अब तक की बात हमारे जहन में क्या आई? सिर्फ कि अल्फा पार्टिकल जब अमिट होता है तो एक जैसी एनर्जी नहीं होती सबकी, किसी की कोई एनर्जी होती है, किसी की कोई एनर्जी होती है। तो अब ये जो डिफरेंट एनर्जीज हैं ये मुझे क्या समझा आ रही हैं? ये बता रही कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास अल्फा पार्टिकल की एक जैसी एनर्जी नहीं थी, बल्कि वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में था अबव ग्राउंड स्टेट। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी ग्राउंड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये मामला आ गया। तो न्यूक्लियस के अंदर भी यानी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होंगी। अच्छा, ये एक बात चीज वाज़ेह होगी। अब जो पेरेंट न्यूक्लियस है जब वो डिके होता है, यानी अगर मैं अगर अगर की बात करूं कि अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट से डिके हो रहा है, तो डिके होने के बाद वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट यानी सेवरल एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट ऑफ डाल्टन न्यूक्लियाई में डिके हो सकता है। जैसे आप इस तस्वीर से समझो, आपको समझ आएगी। थोरियम है, तो अगर वो आपके पास ग्राउंड स्टेट में जाता है रेडियम की, तो ये यहाँ पे यानी आपके पास जिसे मैंने अल्फा नॉट से जाहिर किया, ठीक है, और वो सेवरल आपको स्टेट्स दिख रही हैं जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डिके होके फाइनल चीज आएगी वो रेडियम ही आएगा, बट अब उसमें जो अल्फा पार्टिकल मिट हो रहा है वो एक जैसी एनर्जी वाला नहीं है। ठीक, तो ये जो हायर एक्साइटेड स्टेट है न्यूक्लियस की, आखिरकार इसने वापस ग्राउंड स्टेट पे ही जाना है, मगर वो गैमा मिट करके जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट है, तो वो गैमा मिट करके वापस जा रहा है ग्राउंड स्टेट की जानिब। बात समझ गए? तो इसका मतलब वाया दो स्टेप हो गए कि यहां से जो अल्फा निकलेगा, पहले तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो इसका अंदर थोड़ी होगी क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है आगे। अच्छा, इस चीज को मैं आगे चल के समझाता हूँ। तो जो फोटान की एनर्जी है, जो आपको ये गैमा फोटान दिख रहा है, वो जब हम मैयर करेंगे तो वो उतनी ही होगी जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की है, डॉटर एलिमेंट की। ठीक है, यानी डॉटर एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में जो फर्क आएगा एनर्जी का, वो गैमा निकलने वाला उतना ही होगा, उतना ही यानी बराबर होगा। तो अब जाहिर फाइनल बात वही जो मैंने पहले कर दी कि अल्फा पार्टिकल जब आहिर आएगा तो उसके साथ गैमा का स्पेक्ट्रम भी मिलने वाला है आपको। वो क्यों मिलने वाला है अब आपको समझ आ रही है। तो अब आपके पास इसका मतलब पेरेंट न्यूक्लियस अगर ग्राउंड स्टेट में है और वो डॉटर के भी ग्राउंड स्टेट में ही डिके होता है, तो ऐसी सूरत में जो अल्फा होगा वो मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा। ठीक होगी बात, जिसे यहाँ पे मैंने अल्फा नॉट जाहिर किया है। तो मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस आप देख सकते हैं इस जगह पे। आगे चलते हैं। अगर आपके पास जो ट्रांजिशन है वो पेरेंट की ग्राउंड से हो रही है डॉटर की एक्साइटेड स्टेट में, तो जो अल्फा आएगा वो स्मॉलर एनर्जी का होगा, यानी एज कंपेयर टू प्रीवियस केस उसकी एनर्जी थोड़ी होगी।
तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है जो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ अल्फा में है, ये इंतहाई कम होगा, यानी एनर्जी का गैप कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, इंतहाई थोड़े होंगे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं 286, 280, 247, 235, तो ये स्मॉलर एनर्जी गैप्स हैं। ठीक है, तो आपके पास इनकी जो पीक्स होंगी वो भी जाहिर सी बात है एक ही स्पेक्ट्रम में एक दूसरे के इंतहाई क्लोज लाई कर रही होंगी। तो वो चीज क्या कहलाती है? अल्फा फाइन स्ट्रक्चर। बात समझ आ गई कि आपके पास यहां पे जब अल्फा मुख्तलिफ एनर्जी वाले आए, और वो जाहिर सी बात है एनर्जी गैप भी डिफरेंस है, उनकी इंटेंसिटी के जो पीक्स होंगी वो भी एक दूसरे के इंतहाई करीब करीब होंगी, तो हम बोलेंगे कि ये अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये सारा जो आपको स्पेक्ट्रम बनेगा। तो इस स्पेक्ट्रम से क्या नतीजा हासिल हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक पक्का पक्का सबूत मिल गया कि न्यूक्लियर के अंदर भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक होगी बात। तो आगे चलते हैं अब रेंज की तरफ, कि रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल और गाइगर लॉ क्या है। रेंज पहले समझ लेते क्या है। अल्फा पार्टिकल निकला, किसी सबस्टांस किसी गैस में से गुजरा, और रेस्ट पे आने से पहले पहले उसने जितना फासला तय किया वो उसकी रेंज कहलाएगी उस सबस्टांस में, उस गैस के अंदर। ठीक है, ये रेंज डिपेंड किस पे करेगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, इनिशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, उस गैस सबस्टांस के आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी कि कितनी कुलयन हुई अल्फा पार्टिकल की गैस पार्टिकल के साथ, यानी उसकी नेचर और प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी, यानी डेंसिटी कह लो या प्रेशर, डेंसिटी और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो ये तीन बातें होगी जिस पे रेंज डिपेंड कर रही है। अब जब अल्फा पार्टिकल गुजरता है गैस में से तो जाहिर सी बात है स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है आयनाइजिंग करने में। तो एनर्जी खर्च होते 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 अगर मैं कहूं कि इतनी कम हो गई कि अब वो मजीद आयनाइजेशन करने के काबिल नहीं है, तो वो अल्फा पार्टिकल दो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और हीलियम एटम बन जाएगा। अब यहां पे उसके रुकने से पहले पहले तीन प्रॉपर्टीज जो होंगी अल्फा की, आयनाइजेशन की, फोटोग्राफिक एक्शन की और फ्लोरेसेंस इफेक्ट, वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब वो फर्दर तो आयनाइजेशन नहीं कर रहा। तो ये मामला आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये चीज अब आपको समझ आ गई रेंज मुकम्मल तौर पे। आगे चलते हैं, तो एक लफ्ज आता है स्पेसिफिक आयनाइजेशन। स्पेसिफिक आयनाइजेशन होता है पर यूनिट लेंथ कितनी आयनाइजेशन की है भाई अल्फा पार्टिकल ने। तो ब्रैग्स ने इस कर्व को फाइंड किया, उसको ड्रा किया, यानी आयनाइजेशन को डिस्टेंस के लिहाज से उसने जब ग्राफिंग की तो वहां पे उसे पता चला ग्राफ के अंदर एक हम्प आ रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ब्रैग्स हम्प कहलाई। अब उसको पता चला कि एंड पे जहां पे रेंज आपने खत्म किया वहां पे एक टेल बन रही है, जिसको स्ट्रैगलिंग इफेक्ट का नाम दिया गया। अब ये ब्रैग्स हम्प क्या है, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट क्या है, वो जरा समझते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आयनाइजेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे रेंज बढ़ी तो आखिर में आपको अचानक फील हुआ कि अल्फा पार्टिकल तो एंड पे आगे बिल्कुल बहुत ज्यादा आयनाइजेशन करने लग पड़ा है। तो इसकी वजह भी समझ आती है कि आखिर तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंतहाई कम। उसके टक्कर खाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो इसीलिए उस लम्हे पे, उस काम पे वो ज्यादा आयनाइजेशन कर रहा है। तो अब आपको ब्रैग हम्प क्लियर हो गया कि क्यों ये हम्प बन रही है। और जो ट्रेल इफेक्ट है, अब जो अल्फा पार्टिकल निकले थे आप जब मिशन हुई, तो वो सब के सब आपके पास एक जैसी इनिशियल वेलोसिटी लेके नहीं निकले थे, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट थी। तो इसका मतलब जब वो रुकेंगे तो उनकी रेंज भी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर एक के पास डिफरेंट एनर्जी वेलोसिटी थी। तो इसलिए ये आखिर में टेल बन रही है, इसे स्ट्रैगलिंग कह रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ग्रेग्स लॉ क्या है? ग्रेग्स ने रिलेशन लिंक किया रेंज के और वेलोसिटी के बीच में। तो पता चला कि जो रेंज है वो वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। जैसे आप इस टूल में देख रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, ए यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आया। फिर रेंज और एनर्जी का रिलेशन पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है वो स्केयर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी स्केयर के प्रोपोर्शनल है, रेंज क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपके पास ई प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी स्केयर के, इनको आपस में डील करेंगे तो रेंज बराबर आ जाएगी बी वी की पावर 3/2। बी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आया है। अब जो आपका गाइगर-नेटर लॉ है ये दो चीजों को लिंक करता है, रेंज को और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को, डिके कांस्टेंट भी जिसे आपने कहा हुआ है। अब जनाब इसका मतलब वो अब जो उसने टूल बनाया लॉग लैम्डा, यानी जो डिके कांस्टेंट का लॉग है प्लस ए प्लस बी, ए और बी अब आप जानते हैं कांस्टेंट है, लॉग आर यानी रेंज की लॉग लिया उसने।
तो अब उसने जब ग्राफिंग की, इसकी जो रिलेशन आया, तो उसमें पता चला कि आपके पास 3 पैरेलल लाइंस आ रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूरेनियम की, थोरियम की। तो अब आपके पास ये जो सीरीज है ये इसको फॉलो कर रही है, इसी लॉ को। तो यहाँ पे बी सब सारी सीरीज में सेम चला है, ए सारी सीरीज के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक होगी बात। तो अब इस रिलेशन से क्या आया कि जब आपकी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हाई होता है तो रेंज भी हाई होती है। देख सकते हैं ये वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो ये इसकी वैल्यू भी ऊपर की जानिब जा रही है। तो रेंज डिपेंड करती है किस पे, एनर्जी पे। तो कंक्लूजन क्या करेंगे कि जो रेडियो एक्टिव आपके सब्सटेंस है जिनका लार्ज डिके कांस्टेंट होगा, उनके जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो भी हाई एनर्जी वाले होंगे, क्योंकि उनकी रेंज ज्यादा है। ठीक है, तो ये लाभ हमें डिके कांस्टेंट समझने में मदद देता है फॉर वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग लाइफ में। हमें पता चलता है कि भाई किसकी लाइफ लॉन्ग होगी, किसकी लाइफ शॉर्ट होगी, वो इस चीज से हम समझ सकते हैं। तो जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल है रेडियो एलिमेंट्स में, तो हम कहेंगे वो रिस्पेक्टिव डिके कांस्टेंट से आप मेजर कर सकते हैं। यानी आपके पास जो कर्व है, अगर आप इस कर्व के साथ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास रेंज कितनी है, अगर आपको डिके कांस्टेंट मालूम है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।